है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन किसका उपयोग करके ले जाया जाता है, यानी हम श्वसन की क्रिया जो करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है। दोस्तों, हम लोग श्वसन की क्रिया जो है वो फेफड़े की मदद से यानी लंग्स की मदद से श्वसन की क्रिया होती है। नाक के द्वारा जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो हमारा फेफड़ा क्या करता है कि उस वायु में से जो ऑक्सीजन है उसे रोक लेता है और ऑक्सीजन को जो है हमारा जो ब्लड है, जो रक्त है, रक्त के साथ ऑक्सीजन को मिला देता है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है हमारे रक्त में, वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरे शरीर में जाता है। जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ मिलकर के, तो रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के किस रूप में जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरे शरीर में जाता है, जहां उस ऑक्सीजन की वजह से जो हमारा पचा हुआ भोजन है वो टूटता है और टूट करके जो है हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो याद रखिएगा, श्वसन की क्रिया से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऑक्सीजन को जो है अवशोषण करने का काम फेफड़ा करता है, फिर पूरे शरीर में उस ऑक्सीजन को ले जाने का काम जो हमारे रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन है उसके सहारे जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि किस गैस का सबसे कम ताप पर सब्लिमेशन या संलयन होता है। तो गैस का जिसका सबसे कम ताप पर सब्लिमेशन या संलयन होता है वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी जो है CO2। CO2 को जो है शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क बर्फ यानी जो है के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जाना जाता है। सबसे कम ताप पर यह ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया जिसमें पदार्थ ठोस से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसको ऊर्ध्वपातन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसका सबसे कम ताप पर सब्लिमेशन होता है। नाइट्रोजन जो है यह वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे अधिक अस्थायी तत्व है और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, 78% पाया जाता है। और हमारा ऑक्सीजन जो है जिसको हमारा प्राणवायु है वह 21% और CO2 0.03% पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश की गति को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। तो प्रकाश की गति सबसे प्रकाश की गति जो है इसको प्रभावित करने वाला कारक पूछा जा रहा है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति में डिफरेंस आता है। प्रकाश की जो सबसे अधिक गति है वह है निर्वात में, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन जब यही प्रकाश की जो किरण है वो अगर निर्वात से या वायु से अगर जल में जाती है या वायु से कांच में जाती है या फिर कांच से जल में जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण जो गति है वो प्रभावित होती है, वो 3 लाख से घट जाती है। तो जब वायु से जल में या वायु से कांच में जाने पर प्रकाश की जो गति घटती है वह उस माध्यम की सघनता पर डिपेंड करता है कि वह कितने घना माध्यम में जा रही है, और इसी को जो है अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो प्रकाश की गति को जो है प्रभावित करने वाला कारक कौन है, तो यह है जो माध्यम का अपवर्तनांक है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे जो अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह हीरा का है। हीरा जो सबसे कठोर पदार्थ भी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। कितना है, 2.42 हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि सबसे अधिक है। और सबसे कम वही वायु का कह सकते हैं जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में ब्रेन स्टॉर्म का मुख्य कार्य क्या है। तो ब्रेन स्टॉर्म का जो मुख्य कार्य है मानव के मस्तिष्क में वह है श्वसन और हृदय गति को नियंत्रण रखने का कार्य करता है, यानी चौथा का बी आंसर सबसे करेक्ट होगा। दोस्तों, जो हम सभी प्रश्न हैं इसमें अभी हम लोग विज्ञान से देख रहे हैं, इसके आगे हम लोग भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सभी से इस सेट में प्रश्न देखेंगे। जो प्रश्न हम तैयार किए हैं यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको कराया गया है उस पर आधारित प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। जब एक वस्तु एकल स्थिर बल कार्य करता है, यानी किसी वस्तु पर एकल स्थिर बल कार्य कर रहा हो तो उसकी त्वरण का प्रकार क्या होगा। तो दोस्तों, अगर त्वरण जो है ये वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। अब ये त्वरण क्या
अगर एकल स्थिर बल कार्य कर रहा है, यानी जो बल कार्य कर रहा है वो लगातार एक ही बल है और स्थिर है, यानी उसकी मात्रा बराबर है, तो वहाँ पर त्वरण भी स्थिर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि किसी गति के लिए चाल और त्वरण सदैव समान दिशा में होगा। किस गति के लिए? तो चाल और त्वरण दोनों समान दिशा में हो, यदि वस्तु अगर समान वेग से गति कर रही है तो उसका चाल भी समान दिशा में होगा और उसका त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर जो त्वरण कहलाती है, त्वरण भी समान दिशा में होगी, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल है कि अगर किसी वस्तु का त्वरण नकारात्मक है, त्वरण धनात्मक भी होता है और त्वरण ऋणात्मक भी होता है, यानी नकारात्मक भी होता है, तो वस्तु की गति कैसी होगी? दोस्तों, जब वेग में परिवर्तन की दर आगे की ओर हो रही है, यानी वेग बढ़ रहा है कंटिन्यू, समय के रिस्पेक्ट में वेग में मतलब वेग बढ़ता जा रहा है, तो धनात्मक त्वरण होता है। लेकिन जब ब्रेक लेते हैं तो समय के रिस्पेक्ट में वेग जब घटना शुरू होता है और घटते घटते जो अंतिम वेग होता है वो जीरो हो जाता है, तो वहाँ पर जहाँ से ब्रेक लेना स्टार्ट किए हैं, जहाँ से जो है वस्तु का वेग घटना शुरू हुआ है, वहाँ से त्वरण ऋणात्मक यानी नकारात्मक होना शुरू हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस प्रश्न में जो पूछा जा रहा है कि त्वरण ऋणात्मक या नकारात्मक कब होगा, तो जब वस्तु का वेग घट रहा होगा तब त्वरण जो है ऋणात्मक होगा, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? तो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन धातु मौजूद होता है। आयरन की कमी होने पर जो है डॉक्टर जो कहता है कि जो है आयरन सिरप का सजेस्ट करता है कि उसका इस्तेमाल से जो है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को मेंटेन किया जा सकता है। 8वां का भी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में जो है सबसे अधिक जल जो है वो मांसपेशियों में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा अंग हृदय की गति नियंत्रित करता है? तो हृदय की गति को नियंत्रित करने का जो अंग है, वैसे मानव का जो हृदय है वो 4 कोष्ठीय हृदय है, जिसमें जो है अलिंद और निलय के रूप में विभक्त है। बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय। तो ये इसको जो नियंत्रित करता है, इसको कंट्रोल करता है, वो हृदय का साइनस नोड के द्वारा जो है यह कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में पाचन के लिए मुख्य एंजाइम कौन सा है? तो शरीर में पाचन की क्रिया को अंजाम देने के लिए जो है एमाइलेज है, पेप्सिन है, ये सारे एंजाइम जो है ये पाचन की क्रिया में सहायक एंजाइम है। अर्थात ऐसे प्रश्नों के लिए बीपीएससी ने ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रखा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, रक्त का जो पीएच मान है वह उदासीन से थोड़ा सा क्षारीय होता है, पूरी तरह क्षारीय नहीं होता, उदासीन से थोड़ा सा क्षारीय होता है। अर्थात जो है उदासीन विलयन का पीएच मान 7 है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात ऑप्शन बी इसका यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि कौन सा अंग पौधे में जल वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होता है? तो जो अंग जल वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, तो भोजन बनाने का काम हम सभी जानते हैं कि पौधे में पत्ती का काम है भोजन बनाने का, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधा अपना भोजन तैयार करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे की पूर्ण हो जाती है, उसका भोजन बनकर तैयार हो जाता है, उसके पास उस क्रिया के पश्चात जो एक्स्ट्रा जल बचता है, पत्ती उस जल को बाहर वायुमंडल में छोड़ देती है। वायुमंडल में छोड़ देती है, वह क्रिया जलवाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और इसकी क्रिया होती कैसे है? तो पत्ती में जो है वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको एस्टोमेटा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एस्टोमेटा के नाम से। तो उसी एस्टोमेटा के द्वारा जो है पत्ती उससे जो बचे हुए जल, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात जो जल बचते हैं, उसको वायुमंडल में छोड़ती है। तो ये एस्टोमेटा के नाम से जाना जाता है और इसके लिए यानी इस क्रिया के लिए जो है पत्ती जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख नगर कौन था जो ग्रिड पद्धति पर बसा था? दोस्तों, अभी तक हम विज्ञान के प्रश्न देख रहे थे, यहाँ से अब हम इतिहास के प्रश्न को देख रहे हैं। और इतिहास में प्राचीन और जो है ये अलग अलग ये के प्रश्न तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर जो ग्रिड पद्धति पर आधारित था
वह नगर था मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो जो कि अभी आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ था मृतकों का टीला, ये ऑप्शन बी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है। तो बौद्ध धर्म में दो चार ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो कन्फ्यूज करेंगे। याद रखिएगा, एक शब्द है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है महाभिनिष्क्रमण की गृह त्याग की जो घटना है, गौतम बुद्ध ने जो अपना गृह त्यागा था, घर छोड़ करके जो है ज्ञान की प्राप्ति में वो निकले थे, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उसके बाद जो है गौतम बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए गए थे, यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। तो वो जो प्रथम उपदेश है उसको महाधर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महाधर्म चक्र परिवर्तन। और जो उनके प्राण त्याग की घटना है, यानी उनकी जो मृत्यु होती है, उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं कि उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई है, अर्थात ऑप्शन सी 15वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। ये तीनों याद रखिएगा, तीनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग, महाधर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश, और महापरिनिर्वाण जो है वह प्राण त्याग वाली घटना। ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किस शासक ने अहिंसा और धम्म को अपने शासन की आधारशिला बनाया था। तो अहिंसा यानी जो है हिंसात्मक ढंग से लड़ाई न लड़ना, और धम्म की नीति जो है ये शासक अशोक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अशोक जब कलिंग से युद्ध लड़े, तो कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने जो है शस्त्र को त्याग दिया था, और उसके बाद इन्होंने अहिंसात्मक रूप से धर्म का ये कर लिए। और ये चूँकि उसके बाद जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में फिर इन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे। और ये अशोक के शासनकाल की जो है घटना है कि जिसमें अहिंसा और धर्म को अपने शासन का आधारशिला बनाया गया। हालांकि उससे पहले अशोक जो है शुरुआती दौर में ये थे आजीवक संप्रदाय के ये अनुयायी थे, लेकिन उसके बाद जो है अशोक बौद्ध धर्म को मानने लगे। और फिर जो है अशोक के ही शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि गुप्त काल को क्यों भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है। यह ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि विज्ञान और गणित की उन्नति हुई थी उस काल में, और उसके बाद जो है कला और साहित्य के में भी उस वक्त उत्कर्ष का था, और राजनीतिक स्थिरता थी, यानी राजनीतिक किसी प्रकार की हलचल नहीं थी। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि इन सभी कारणों से जो है जो स्वर्ण युग के नाम से गुप्त काल जाना जाता है, उसके पीछे ये सारे कारण हैं। क्योंकि गुप्त काल में ही कुमारगुप्त प्रथम ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, और उसके बाद जो है ये उन विज्ञान जो है आर्यभट्ट ने अपना जो है गुप्त काल में ही आर्यभट्ट ने अपना जो तजर्बागाह है वो पटना के निकट जो है बनाया था। तो ये सारा गुप्त काल में ही संभव था, मतलब हो पाया था, इसलिए उसे जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। सवाल है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पहली बार कब पारित हुआ था। तो यह प्रश्न जो है यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आधुनिक इतिहास का प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है यह पहली बार 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। यानी कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ है जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग जो है वह पारित हुआ था। और इसी उपलक्ष्य में जो है 26 जनवरी 1930 को जो है रावी नदी के तट पर जो है इन्होंने झंडा फहरा करके यानी तिरंगा फहरा के पूर्ण स्वराज के लिए ये किए थे। स्वाधीनता दिवस मनाए थे 26 जनवरी 1930 को, लेकिन पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं मिल पाई थी। तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो जाता है दोस्तों, तो उसी दिन को याद रखने के लिए जो 1930 में मनाया गया था, तो उस दिन को याद रखने के लिए इन लोगों ने जो है 26 जनवरी की तिथि चुना और संविधान को लागू किया। कब? 26 जनवरी 1950 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। खिलाफत आंदोलन जो है इसका नेतृत्व किसने किया था। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे,
खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व में अली बंधु का नाम सरफहरिस्त है, यानी सबसे ऊपर आता है कि खिलाफत आंदोलन जो है मौलाना सैयद अली मोहम्मद अली के द्वारा जो है चलाया गया था, और ये तुर्की में खिलाफत के पद को समाप्त करने पर था। लेकिन 1919 की जो घटना हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद जो है पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन मिलकर एक साथ चला था। खिलाफत के मन से असहयोग आंदोलन का भी जो है ये होता था। तो उसकी अध्यक्षता, खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता गांधी जी भी किए थे, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन जब एक साथ चलेंगे तो जो है अंग्रेजों को ये लगेगा कि हिंदू मुस्लिम एकता एक साथ बनी हुई है और देश को स्वतंत्र कराना आसान हो जाएगा। तो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत सभा का खुद इन्होंने जो है अध्यक्षता किया है। अली बंधु तो थे ही, अर्थात ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक से अधिक लोगों ने इसका नेतृत्व किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने हर्षवर्धन के दरबार का वर्णन किया है। ये सारे विदेशी यात्री है। इब्न बतूता है जो मोरक्को के निवासी हैं, फाहियान है, वेंसंग है, ये लोग चीन के निवासी हैं। तो यहाँ हर्षवर्धन के शासनकाल में जो आएंगे वही हर्षवर्धन का जो है वर्णन करेंगे अपने ये में। तो इसका जो है 20वां का ऑप्शन सी हो जाएगा कि वेंसंग ने जो है हर्षवर्धन के दरबार का वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2023 में, अब जो ये प्रश्न है यह प्रश्न आपके करेंट अफेयर्स के प्रश्न है कि 2023 में भारत ने चंद्रयान मिशन से चंद्रमा के कौन से क्षेत्र पर लैंडिंग की थी। तो चंद्रयान 3 जो हमारा सफल लैंडिंग कब, याद रखिएगा 23 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग जो है चंद्रमा के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर हुआ, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो का यह सफलतम ये था। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष अब 23 अगस्त की तिथि को याद रखिएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हो पाया था। अगला प्रश्न है कि 2024 में इसरो की आदित्य L1 सौर मिशन ने किस बिंदु पर अंतिम कक्षा प्राप्त की है। तो आदित्य L1 के द्वारा जो है अंतिम कक्षा 22वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा कि सूर्य पृथ्वी का पहला जो है लैंग्वेज बिंदु L1 पर ये प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मणिपुर में 2023-24 में कौन से समुदायों के बीच जातीय संघर्ष हुआ है। मणिपुर में जो जातीय संघर्ष हुए हैं, जो बहुत हद तक जो है ये जातीय संघर्ष खतरनाक रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है यह है कि मेइतेई और कुकी जो दो समुदाय हैं उनके बीच जातीय संघर्ष हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि 2024 में भारत चीन ने अपनी सीमा पर किस विषय पर समझौता किया है। तो 2024 में भारत चीन ने अपनी सीमा पर LAC पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर के जो है समझौता किया है। LAC का फुल फॉर्म क्या है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। और यहाँ LOC है जो भारत पाक के सीमा के बीच है कि लाइन ऑफ कंट्रोल, और भारत और चाइना के सीमा के बीच क्या है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है जिसकी सीमा पर पेट्रोलिंग को लेकर के जो है भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2024 के ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। 2024 का पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है रजत पदक जीता गया था, यानी सिल्वर मेडल जीते हैं। किसमें? तो जेवलिन थ्रो में यानी भाला फेंक में। उससे पहले जो है नीरज चोपड़ा ने ही, याद रखिएगा, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक जीता था, यानी गोल्ड मेडल जीते थे भाला फेंक में ही। लेकिन जो है इस वक्त यहाँ 2024 के ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है सिल्वर जीता गया है। ऑप्शन बी 25वां का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि सवाना घास भूमियाँ पाई जाती है। सवाना घास भूमि जो है यह NCERT के ही प्रश्न है, क्योंकि NCERT में जब आप पढ़ते हैं घास के मैदान अलग अलग क्षेत्रों में, तो सवाना घास की भूमि जो है यह एक उष्णकटिबंधीय घास मैदान है, यानी यह घास मैदान कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित घास की मैदान है जो कि उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले
उष्णकटिबंधीय घास भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राज़ील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, जिसको जो है कैंपोस के नाम से जानते हैं, यह भी उष्णकटिबंधीय है और सवाना भी उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं? कैंपोस है, पंपास है, सवाना है और स्टेपी है। तो अभी हमने आपको पिछले 2 प्रश्न कराए हैं, उसी से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। आप जल्दी से हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि 28वां का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी हमने बताया आपको कि ब्राज़ील में कैंपोस है और सवाना जो है ये उत्तरी मध्य अफ्रीका में है। तो यहाँ पर ये दोनों, पहला और तीसरा जो है ये उष्णकटिबंधीय यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, अगर पृथ्वी के देखें हम लोग तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा के बीच जो ये मैदान है, जिसको हम लोग जो है उष्णकटिबंध कहते हैं, इसमें पाया जाता है सवाना और कैंपोस। 1 और 3 ऑप्शन बी के रूप में उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रादायिनी फसलों का समूह है? मुद्रादायिनी फसल कहते हैं कि जो नकदी फसल है, जिसको खाद्यान्न फसल के रूप में नहीं उगाते हैं, यानी जिसकी खेती ही जो है बेचने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग धान, गेहूं, मक्का की इत्यादि की जब खेती करते हैं तो उसको पहले अपने इस्तेमाल के लिए लोग बचा के रखता है, फिर उसके बाद उसमें से जो अधिक मात्रा में होते हैं, खासकर छोटे स्तर के किसान उसको बेचते हैं। और अगर खेती हो रही है तो बेचने का मकसद भी हो जाता है कि उसको हम लोग खाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चाय, कपास और जूट है, इसको उगाया ही जाता है जो है नकदी फसल के लिए, यानी इसको बेचने के लिए। इसलिए 29 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लदांग संबंधित है। तो लदांग जो है यह बीपीएससी TRE 1 में भी पूछा गया था दोस्तों। लदांग जो है यह संबंधित है किससे? तो यह है स्थानांतरित कृषि से। मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदांग के नाम से जानते हैं। 30वां का ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोग जो है अभी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाइए, ताकि अगला हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।